हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर करवाऊंगी। और इस बुक में ना टोटल आपके पास में 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं, ब्लॉक 1, 2, 3 एंड 4। और हर एक ब्लॉक में मिनिमम 3 to 4 यूनिट्स है, मतलब मैक्सिमम भी इतनी ही लगा लीजिए, 4 यूनिट से ज़्यादा नहीं है। तो टोटल 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं। आज मैं आपको इसका फर्स्ट ब्लॉक करवाऊँगी। और एक और चीज़ कि जो ब्लॉक्स हैं आपको जो मैं करवाऊँगी वो पूरे कंप्लीट नहीं करवाऊँगी, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही करवाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है। सो हर एक यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सेलेक्टिव टॉपिक्स मेरे को लग रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं करवाऊंगी। और कहीं पे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उन टॉपिक्स के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगर आपके पास में टाइम है और आप पढ़ सकते हैं तो आप और चीज़ों को भी पढ़िए, लेकिन उनको एटलीस्ट डेफिनेटली पढ़ कर ही जाइएगा। यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे आज। लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होता है, ये इसको समझते हैं। तो देखिए, पहली तो चीज़ आपको लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ, जहाँ से इसमें से एक क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। तो लैंग्वेज क्या होता है? एक वर्सेटाइल मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। मीन्स कि जब कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या कम्युनिटी में या ग्रुप में एक्सचेंज करते हैं, तो उस टाइम पे हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो वो एक वर्सेटाइल मीडियम होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। जितने भी ह्यूमन कम्युनिकेशन होते हैं उन सब में लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, चाहे वो गॉसिपिंग हो, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही हो, पॉलिटिकल पर्सुएशन हो रहा हो, मीन्स कि कोई भी जो पॉलिटिकल लेवल पे या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, ग्रुप में बातचीत होती है, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट हो, एडवर्टाइजमेंट में, या फिर लिटरेचर हो, जो भी आप थ्योरीज़ में पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, लिटरेचर चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये सबसे रिलेटेड हर एक में एक लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करती है। इसलिए लैंग्वेज को एक वर्सेटाइल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास में आता है थोड़ा थ्योरी पोर्शन में, तो वो क्वेश्चन आता है, आपको डिफरेंस बताना है लिटरली और नॉन लिटरली लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, कौन से ऐसे डिवाइसेस होते हैं। तो जो मैंने पिंक से अंडरलाइन किया है ना इस पेज पे और इस वाले पेज पे, जो पिंक से अंडरलाइन किया है वो नॉन लिटरी है, और जो ब्लू पेन से किया है ना वो लिटरली लैंग्वेज होती है। तो पहले नॉन लिटरी देखते हैं। इसका मतलब इसके ना 3 नाम होते हैं, नॉन लिटरी या फिर ऑर्डिनरी या फिर प्रैक्टिकल लैंग्वेज। तो तीनों में से कोई भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इस टाइप की लैंग्वेज होती है जिसका आप डेली एवरीडे लाइफ में आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। आप चाहे बातचीत करते हैं किसी से, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करते हैं, कोई मार्केट में सामान की सेल परचेसिंग करते हैं, या अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, किसी तरीके से आप कोई भी बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन का जो एक वे होता है उसकी यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये नॉन लिटरी होता है जो कि प्रैक्टिकल लैंग्वेज होती है। इट मीन्स कि आपको जो वर्ड्स को बता रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इतना आपको सोचना ना पड़े और आप नॉर्मल कैजुअल टॉक्स भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आती हैं। इसका बिल्कुल वाइस वर्सा होता है लिटररी लैंग्वेज, जो कि एक डे टू डे लाइफ की सिचुएशन में नहीं होती है या रियल में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ये आपको यूजुअली कहाँ पे, जैसे कुछ नॉवेल्स होती हैं, बुक्स में, या कोई ड्रामा है जहाँ पे आपके पास में एक प्रॉपर स्क्रिप्ट दे रखी होती है, जहाँ पे एक प्रॉपर रिटन मटेरियल आपके पास में अवेलेबल होता है, वहाँ पे लिटररी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि जो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है, कोई मीटिंग हो गई है या फिर कुछ इस टीचिंग क्लास एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती है ना, इसमें हम कम इसका यूज़ करते हैं। लिटरली जो लैंग्वेज होती है वो स्पेशली जो स्टैटिक और रिटर्न पोर्शन होता है वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब ये यहाँ पे पॉइंट्स आपको और थोड़े से बता रखे हैं। लिटररी लैंग्वेज जो होती है वो क्रिएट्स करती है मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज इन बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेज। जो लिटररी लैंग्वेज होती है इसका बेसिकली 2 तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एक तो हो गया कन्वेंशनल और सेकेंड वन इज़ नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यूज़ की बात करें तो एक लिटरल यूज़ होता है किसी भी लैंग्वेज का, और जो नॉन कन्वेंशनल होता है उसका मतलब होता है कि नॉन लिटरल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे जो भी आपको पास में फॉर्म्स दे रखे हैं या जो भी वर्ड्स दे रखे हैं उससे आपने एक नई लैंग्वेज या उसका एक नया मीनिंग आपने क्रिएट किया, तो वो चीज़ होती है नॉन कन्वेंशनल।
यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आपको मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ये प्लीज, और प्लस इसका जो यूज़ किया जाता है दो अनलाइक थिंग्स में कंपैरिजन के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें जो कंपैरिजन होता है ना वो हम ऐसे लाइक और एज को यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल से समझिए इसको, हम कोई बहुत ज़्यादा वाइट होता है तो उसे बोल दिया जाता है ना एज वाइट एज मिल्क, तो आपने ना दूध से उस इंसान का कंपैरिजन किया। या फिर कोई स्ट्रांग होता है, कोई बहुत ज़्यादा किसी का जो पत्थर दिल होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टाइप में, या फिर मतलब आप एक्सप्लेन करिए इसको खुद से, तो जो काफ़ी पत्थर दिल होते हैं उन्हें हम स्टोन से कंपेयर करते हैं। तो जब आप किसी से कंपैरिजन करते हैं ना तो यूजुअली लाइक वर्ड यूज़ करते हैं या फिर एज वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम मेटाफर की बात करेंगे तो वहाँ पे लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी दो चीज़ों में कंपैरिजन हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दे रखा है देयर चीक्स वर रोजेस। तो यहाँ पे क्या है, देयर चीक्स वर रोजेस, रोज़ क्या है, एक फ्लावर है, और चीक क्या है, ह्यूमन पार्ट है। तो इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, तो ये चीज़ क्या हो गई है, मेटाफर, क्योंकि ना यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज़ किया गया, ना यहाँ पे एज वर्ड का यूज़ किया गया। वहीं पे अगर मेटाफर की जगह इस सेंटेंस को आपको सिम्बली में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, देयर चीक्स वर लाइक रोजेस। तो यहाँ पे आपने लाइक वर्ड को यूज़ कर दिया, बाकी सब कुछ सेम था बट एक लाइक वर्ड ने पूरा जो स्टेटमेंट था उसको चेंज कर दिया। तो जब आप लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते तो वो मेटाफर होता है, और आप लाइक एज ऐसे वर्ड्स का कंपैरिजन में यूज़ करते हैं तो वो सिम्बली होते हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शंस मेनली थ्रू टू मोड्स। जो लैंग्वेज है ना उसको मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसके दो सेपरेट मोड्स होते हैं, एक होता है स्पोकन पोर्शन और एक होता है रिटन पोर्शन। इट मीन्स कि जो कम्युनिकेशन है या आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को समझा पाते हैं, तो या तो वो स्पोकन से हो सकता है या फिर रिटन से हो सकता है। आप किसी को बोल के कोई चीज़ समझा सकते हैं या कोई चीज़ को लिख कर समझाया जा सकता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के यहाँ पे दो मोड्स आपको दे रखे हैं, फर्स्ट वन इज स्पोकन एंड सेकंड वन इज रिटन। तो वी यूज़ स्पोकन मीडियम इन आर डेली कम्युनिकेशन। जो स्पोकन मीडियम होता है उसको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और जो रिटन मीडियम होता है उसको भी डेली बेसिस पे यूज़ किया जा सकता है। सपोज़ किसी को रीडिंग की राइटिंग की बहुत हैबिट हो, या फिर डेली पर्पज से उसका कोई रिटर्न का काम हो, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन मीन्स की जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं वो हो, चाहे इनफॉर्मल वे में हो, तो रिटर्न का जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो दोनों ही जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, चाहे स्पोकन है चाहे रिटन है, इसका डेली बेसिस पे यूज़ किया जाता है। स्पोकन का ज़्यादा करा जाता है क्योंकि हम ज़्यादातर बातें अपनी बोल कर ही एक्सप्रेस करते हैं, और जो रिटन मीडियम होता है इसका यूजुअली राइटिंग में या रीडिंग स्किल्स जो होती हैं या जो ऑफिशियल वर्क होता है उसमें यूजुअली आपको रिटन मीडियम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो दो मोड्स हैं ना, दीज टू मोड्स हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। तो ये जो स्पोकन और जो रिटन है ना, ये दोनों मोड्स में कुछ आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस दे रखे हैं, जो कि यहाँ पे आपको लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है। और यहाँ पे एक साइड दे रखा है स्पीच एंड सेकंड वन साइड इज राइटिंग। तो दोनों के आपको एग्जांपल डिफरेंसेस दे रखे हैं, दोनों आप यहाँ पे समझ सकते हैं। पहली बात करते हैं स्पीच का। स्पीच का मतलब होता है कोई चीज़ आपने सुनी और बोली। इस जैसे जो भी वोकल और ऑडिटरी सिस्टम होता है ना, जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम स्पीच कहते हैं। वहीं पे जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है, इसमें हमने लिखा कोई चीज़ और रीड करी, जो भी लिखा हुआ था, इसके अंदर विजुअल कैपेसिटी होती है। तो जब आपको देखने का वर्क होता है, देख के कोई चीज़ को समझना पड़ता है, तो वो राइटिंग टेक्स्ट में आता है। और जो आप सुन के ही चीज़ों को समझ जाते हैं या बोल कर आप किसी को कोई चीज़ समझा पाते हैं, तो वो वोकल में आती है। पहले मैं आपको स्पीच समझा देती हूँ, फिर राइटिंग, क्योंकि दोनों में ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। पहले हम स्पीच को कंप्लीट करते हैं। तो जहाँ पे वोकल और ऑडिटरी सिस्टम का यूज़ किया जाता है वो स्पीच होता है। इसके अलावा स्पीच क्या है, एक ट्रांजिएंट होती है, फॉर इट डिसिपेट इन एयर आफ्टर इट इज़ स्पोकन। तो जो स्पीच होता है ना, इसका कोई आपके पास में रिटर्न एविडेंस नहीं होता, कोई फिक्स्ड बात नहीं होती। कई बार लोग होते हैं बोल के बाद से मुकर जाएं, तो आपके पास में उसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आपने उसका रिकॉर्डिंग कर ली बोली हुई बात की, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ ये जो बातें होती हैं, जो स्पीच वाला कंसेप्ट होता है ना, ये हवा में ही कहीं पर वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीच हैज़ डिफरेंट डिग्री ऑफ pauses and it use intonation for statements, questions, special focus etc. जो स्पीच होता है ना, उसका डिफरेंट जो डिग्री ऑफ पॉजेज होता है कि आपके बोलने के तरीके से समझ में आए कि वो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आप कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, गुस्से में बोला है, प्यार से बोला है, तो उसमें आपका जो एक्सेंट होता है उसी से चीज़ें क्लियर होती है कि आपने क्या चीज़ बोली और क्या आप समझा रहे हैं।
Speakers are hearer are generally close and here there is a greater integration between the two. स्पीकर और जो hearer होता है, स्पीकर जो बोलने वाला है, hearer जो सुनने वाला है, इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लोजनेस होती है, इससे एक अच्छी खासी इंटीग्रेशन टेक प्लेस होती है। मीन्स की जो स्पीच जो कंसेप्ट होता है उसको काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। ये दो कंसेप्ट से अगर इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार होता है मैसेज कुछ और होता है लेकिन उसको समझा किसी और तरीके से जाता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो स्पीच होता है ना, इसमें कई बार आप जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं और कई बार वो ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट भी होते हैं। मतलब जितना जो राइटिंग पोर्शन होता है उसमें जितनी ग्रामर को कैप्चर किया जा सकता है बोलते टाइम पे उतना नहीं किया जा सकता। स्पेशली अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारे भारत देश में लोगों की कुछ ऐसी मेंटालिटी भी फिक्स है कि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो मतलब वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है और उससे कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। और जब आप कोई भी लैंग्वेज को फ्लुएंसी में बोलते हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज, जब आप फ्लुएंसी में बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपके वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। स्पेशली जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे फोकस किया जाता है। जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, इज आर एम हो गया, या फिर जो भी आप ग्रामेटिकल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। सेकेंड वन इज़ राइटिंग। राइटिंग की अगर हम बात करें तो वी राइट एंड रीड व्हाट इज़ रिटन एंड हेंस इट इन्वॉल्व्स आवर विजुअल कैपेसिटी। राइटिंग प्रोसेस में हम वही चीज़ को रीड कर पाते हैं जो चीज़ लिखी हुई है या कुछ लिखा है आपने, तो उसमें बेसिकली विजुअल जो चीज़ आप देख के समझ सकते हैं उसे हम राइटिंग में काउंट करते हैं। अब जो राइटिंग होता है वो उसको प्रेजेंट किया जा सकता है एज अ रिकॉर्ड। आपके पास में रिटर्न में कोई चीज़ अवेलेबल है ना, तो आप उसको एज अ रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि आपके पास में प्रूफ है इस बात का। नेक्स्ट वन इज़ writing exploit punctuations to give a rhythm of language and also be can have diagrams, graphs, charts, equations in the writing। तो जो राइटिंग पोर्शन होता है ना उसमें जो लैंग्वेज की रिदम होती है ना वो काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट हो जाती है, काफ़ी हद तक वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। इसके अलावा राइटिंग में कुछ आपके पास में डायग्राम्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, चार्ट्स, इक्वेशन, इन सब का भी हम राइटिंग कंटेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ writing generally involves some distance between the writer and the reader and hence it involves distance between the interlocutors। जो राइटिंग होता है ना उसमें जनरली काफ़ी हद तक डिस्टेंस होता है राइटर में और रीडर के बीच में। कोई भी बात किस हद तक समझी जा रही है और वो थॉट ज़रूरी नहीं है कि आप सब पढ़ें या समझें। कई बार ऐसा भी होता है आपके पास में काफ़ी सारा मटेरियल होता है तो सबको आप पढ़ते भी नहीं है। जैसे ये जो बुक है ना अभी मैं आपको करवा रही, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्टिक्स के बारे में दे रखा है जो शायद ये पूरी बुक कंप्लीट होने के बाद भी आपको नहीं पता चले क्योंकि हमने वो चीज़ पे फोकस नहीं किया। लेकिन जब विजुअल जो ऑडियो या ऑडिटरी या वोकल जब हम स्पीच वगैरह पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो मोस्टली जो कंटेंट होता है, मोस्टली मटेरियल हम लोग सुन ही लेते हैं। तो जो डिस्टेंस की वजह से जो राइटिंग होता है ना वो जनरली कंप्लीट होता है ग्रामेटिकली एज़ कम्पेयर टू स्पीच, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में किस चीज़ में होता है, रिटर्न फॉर्म में, एक एविडेंस की फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है स्पीच और राइटिंग में। एक बार आप सिंगल गो में इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास में बुक है तो, और अगर बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेटाफर के एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं जिसमें आपको कंपैरिजन के लिए एज लाइक ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, जैसे कि नाइट आउल हो गया, कोल्ड फीट हो गया, अर्ली बर्ड हो गया, हार्ट ऑफ स्टोन हो गया। तो यहाँ पे इन वर्ड्स का आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एज और लाइक वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं। सो ये हो गया आपका स्पीच और राइटिंग। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये देखिए ये रहा पॉइंट। यहाँ पे एक और आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अलावा इसमें एक और टर्म आएगी FID जिसे कहते हैं फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, तो ये भी हम पढ़ेंगे। पहले डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। राइटिंग में जनरली दो वेराइटीज़ ऑफ स्पीच आती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो दो सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, जैसे शी सेड आई विल कम हियर टुमारो और आई विल कम हियर टुमारो शी सेड। तो दोनों ही सेंटेंसेस में बस ये जो इन्वर्टेड कॉमा में इसको बाद में लिखा गया है और इसमें इसको पहले लिखा है, बाकी सेंटेंस बिल्कुल डिट्टो है। तो ये चीज़ क्या है, डायरेक्ट स्पीच है कि किसी के थ्रू एक बात डायरेक्ट बोल दी गई। इसके अलावा शी सेड शी वुड गो देयर द फॉलोइंग डे, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। अब
इनडायरेक्ट स्पीच में और डायरेक्ट स्पीच में देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं कि यहाँ पे दो डिफरेंट वी हैव रिपोर्टिंग वर्ब्स विच कैन बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंस। तो यहाँ पे हमने वर्ब को ना दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में पढ़ा या दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंसेज में रिपोर्ट किया, जिसमें आपके पास में इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी हुई थी। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी हुई है ना, ये आपका एक तरीके का प्रेजेंट टेंस होता है, और शी सेड जो सेड वर्ड होता है ये हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। वहीं पे जो आपके पास में जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, इसमें यूजुअली हम एक ही टाइप की टेंस की बात करते हैं प्रोनाउंस और एडवर्ब्स को यूज़ करके। द इनडायरेक्ट स्पीच चेंजेस द प्रोनाउंस, द एडवर्ब ऑफ अ टाइम एंड द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सेट्रा। अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, देखिए डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें दो टेंसेस का यूज़ कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चीज़ का चेंज हुआ, प्रोनाउंस का, एडवर्ब्स का, और जो टेंस थी रिपोर्टेड स्पीच एक्सेट्रा, इसको आपने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अलावा एक और चीज़ आती है हमारे पास, दैट इज़ FID, जिसे हम कहते हैं फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। अब जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आता है, उसी में जब आप कोई नॉवल में या शॉर्ट स्टोरीज जब आप पढ़ते हैं, मीन्स कि कोई भी जो आप रिटन मटेरियल देखते हैं, तो उसमें एक थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, FID से जिसको डिनोट किया जाता है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का दोनों ही तरीके से। अब यहाँ पे आपको FID का एक एग्जाम्पल दे रखा है, शी वुड बी देयर टुमारो। अब आपने यहाँ पे ना 3 सेंटेंसेस देखे, वैसे तो 4 सेंटेंसेस है, लेकिन 3 टाइप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, और थर्ड जो है ना वो FID का एग्जाम्पल है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का। और तीनों ही सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है। तो मीन्स की टेंस की इस फॉर्म में आप मीनिंग को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीनिंग सेम रहता है, लेकिन जो बात कहने का तरीका होता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग, या मेटाफोरिकल मीनिंग में दोनों में इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है, आपको लिटरल पता होना चाहिए और मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसमें से कौन सा लिटरल में है, कौन सा मेटाफोरिकल में है। तो ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस मीनिंग को क्लियर करते हैं। तो मीनिंग इसका समझते हैं, जब हम ओरिजिनल सेंस की बात करते हैं किसी में भी जिसके अंदर वर्ड को यूज़ किया जाता है, उसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बुक में दे रखा है, अ डॉग इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे जो वर्ड डॉग है ना, इसका मतलब यहाँ एनिमल से रिलेट करके बताया गया है। जो एक्चुअल एनिमल होता है डॉग, उसका बता रखा है कि वो जो मैन होते हैं उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे समझा रखी है। लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स हम जो डॉग वर्ड है ना, इसका बहुत ही नेगेटिव सेंस में भी यूज़ करते हैं। सपोज किसी को गाली देने के सेंस में, या किसी ह्यूमन को एज अ एनिमल जब आपको डिफाइन करना पड़ता है, तो आप उस टाइम पे भी डॉग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये जब आपने ओरिजिनल सेंस में इसका यूज़ किया, जो सेंटेंस में इसका मीनिंग वही रखा जो एक्चुअल में इसका मीनिंग है, तो उसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। और जब आपने इसके मीनिंग को एक्सटेंड कर दिया किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को, किसी पर्सन को, जब आपने डॉग से रिप्रेजेंट किया, तो वो चीज़ इसका मीनिंग आपने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। और जब आप ऐसे मीनिंग्स को एक्सटेंड कर देते हैं तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। यही आपको समझा रखा है यहाँ पे। और बट इफ़ वी कॉल अ पर्सन अ डॉग, अगर हम किसी, यहाँ पे जो डॉग है वो एक एनिमल की बात करी गई है, लेकिन अगर एक पर्सन को हम डॉग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक वर्थलेस इवल पर्सन है। और इसका मतलब आपने ये जो मीनिंग है ना डॉग का, इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसके अलावा डॉग ऑलवेज बार्क्स एट पोस्टमैन, तो ये भी क्या है, यहाँ पे एक एनिमल का ही बता रखा है कि जो पोस्टमैन है या कोई ऐसे जो गार्बेज पिकर्स होते हैं, कबाड़ी होते हैं, उनके ऊपर जो डॉग्स है ना वो बार्क करते हैं, भौंकने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नॉर्मल सेंटेंस में बता रखी है। तो इट मीन्स कि ये जो सेंस है ना, ये कैसी सेंस है, लिटरल सेंस है। वहीं पे नेक्स्ट देखिए, जब यही बात आप किसी आदमी को, पर्सन को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, डोंट बार्क लाइक दैट हरी, मीन्स कि ऐसे मत भौंको। ऐसे बोला जाता है ना हिंदी में कि भौंकना बंद करो टाइप ऑफ। तो ये चीज़ क्या है, आप किसी पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या बताया, कब आप ऐसे सेंस में बोलते हैं, जब किसी की वॉइस है या जो कोई बात वो बोली जा रही है, काफ़ी शार्प और लाउड तरीके से बोला जा रहा है, तो इस टाइम पे आपने जो वर्ड बार्क है ना, इसका मीनिंग क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और
और दोनों में ही आपको बस डिफरेंस ये याद रखना है, जब आप सिंपल मीनिंग के साथ में एक्सप्रेस करते हैं, जो चीज़ बोली गई है उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग होता है, तो उसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। और जब आप उसको थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ते हैं तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कॉम योर हेयर्स मोर ऑफन। तो जो हेयर्स पे कॉम करते हैं उसकी वजह क्या होती है, उनको एकदम स्ट्रेट करने के लिए, और किसी भी तरीके जो उनमें अरेंजमेंट होता है, जैसे कुछ टेडी हेयर्स हो जाते हैं, लाइक बहुत ही फ्रिजी से हो जाते हैं, उलझे उलझे से हो जाते हैं, तो उनको सीधा करने के लिए आप कॉम का यूज़ करते हैं। वहीं पे सेकंड सेंटेंस में एक देखिए, आपको एक और सेंटेंस दे रखा है जिसमें सेम कॉम वर्ड को यूज़ किया गया है। द पुलिस कॉम्ड द फॉरेस्ट फॉर द मिसिंग बॉक्स। अब जो मिसिंग बॉक्स है, कोई बॉक्स है या कोई क्रिमिनल है, उसको सर्च करने के लिए जो पुलिस है उन्होंने पूरे फॉरेस्ट को छान मारा। तो ये चीज़ क्या हो गई, कॉम मीन्स कि उसको सिंप्लीफाई वे में कर देना। तो ये दोनों एग्जाम्पल में जो कॉम वर्ड है ना, इसका मीनिंग चेंज हो गया। फर्स्ट वाले में जो कॉम का एक्चुअल मीनिंग होता है वही है, तो ये लिटरल मीनिंग हो गया। एंड सेकंड में आपको सेंटेंस में इस वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, तो ये चीज़ आपके मेटाफर में आती है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग भी समझा रखा है। जो कॉम वर्ड है इसका मतलब होता है सर्च थॉरोली। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। जस्ट एज द कॉम गोज थ्रू द हेयर टू क्लीन, सो पुलिस सर्च द फॉरेस्ट टू फाइंड द बॉय। तो यही यहाँ पे आपको बोला हुआ है। मिसिंग बॉक्स या बॉय, दोनों में से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ऐसे ही आपको चेक योर प्रोग्रेस 1 में कुछ क्वेश्चंस को दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको लिखना है। जो आपको लगता है लिटरल है, सिंपल मीनिंग है सेंटेंस का, तो उसके आगे एल लिखना है। और जो आपको लगता है उसको थोड़ा मीनिंग उसका एक्सटेंड किया गया है, उसको मेटाफर में कन्वर्ट करने का ट्राई किया गया है, मेटाफरिकल मीनिंग दे रखा है, तो उसे आपको ई लिखना है। तो ये दोनों सेंटेंसेज आपको मतलब दो नहीं है, खैर सेंटेंसेस काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, तो ये सारे 10 सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि जो मीनिंग है ना उसको आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले पार्ट में आपने समझा मेटाफेरिकल मीनिंग में, जिसमें आपने जो मीनिंग था ना उसको एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे आपको 5 पार्ट दे रखे हैं कि जो मीनिंग है ना या जो वर्ड होता है उसको कैसे आप एक्सटेंड करते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है फॉर अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। पॉइंट को समझिए। द मीनिंग ऑफ अ वर्ड में बी ट्रांसफर्ड और एक्सटेंडेड फ्रॉम अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच वी कैन फील एंड सी ऑन टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक भाव, एक इमोशन आपका किसी वर्ड के साथ में, कोई सॉलिड या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने किस में चेंज कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट में, एक आइडिया की फॉर्म में। तो इसका मतलब इससे क्या हो जाता है, एक प्रॉपर ना फीलिंग और एक प्रॉपर इमेज आपको मिल जाती है उस चीज़ से रिलेटेड। एग्जाम्पल समझिए, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग रस्टी। अब यहाँ पे क्या है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे किसकी बात करी गई है, एक सब्जेक्ट की बात करी गई है। वॉज गेटिंग रस्टी, रस्टी का मतलब क्या होता है, जंग लगना। आपने अगर हिंदी में पढ़ा हो तो जैसे जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोरोजन होता है, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण में जो भी मेटल होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर एक अलग लेयर की कोटिंग हो जाती है जिससे वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो रस्टिंग क्या है, लोहे पे जंग लगने को, एक प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिससे जो लोहे की चीज़ें होती है, स्पेशली कूलर वगैरह, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो रस्टी वर्ड है इसका मतलब क्या है, आयरन के जो सब थिंग्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको कवर्ड कर दिया जाता है विद रस्ट। जैसे कि कोई भी जो रेडिश ब्राउन कलर का सरफेस उसके ऊपर आ जाता है जब उसको वाटर और एयर के कांटेक्ट में वो आता है, तो रस्टी एक ऐसा प्रोसेस होता है। अब बोला गया है हिस्ट्री ऑफ नॉलेज पे, जो नॉलेज है आपकी हिस्ट्री पे, उस पर जंग लग चुका है। या ऐसा कई बार आपने सुना होगा, बॉडी पार्ट्स पे भी बोला जाता है कि बुढ़ापे में ना बॉडी पार्ट्स पे जंग लग जाता है। तो ऐसे क्या चीज़ को एक्सप्रेस किया जा रहा है, दो चीज़ों से एक ही बात को समझाया जा रहा है, रिलेट करके समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे यही सब आपको समझा रखा है। इसके अलावा जब रस्टी नेल्स, रस्टिंग का मतलब यही होता है कि जो शाइन होती है, जो चमक होती है, ब्राइटनेस होती है ना, उसको खो देना। तो यही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रखे हैं। जब आपने इस तरीके से मीनिंग को चेंज किया तो इसका मतलब होता है मीनिंग को आपने एक्सटेंड कर दिया। जो रस्टी वर्ड है, रस्टिंग मीनिंग है, उसको आपने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से इसको आपने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं जो कि आपको एक्सरसाइज में करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, लिविंग एनिमल और ह्यूमन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। जो एनिमल या ह्यूमन की जो लिविंग चीज़ें होती है उसको नॉन लिविंग से आपने रिलेट करके पढ़ाया, या नॉन लिविंग को लिविंग से रिलेट करके पढ़ाते हैं या समझता एग्जाम्पल देते हैं, तो वो उसमें भी मीनिंग जो होता है वो काफ़ी हद तक एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, 1 लेग ऑफ द टेबल वॉज ब्रोकन। तो टेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको रिलेट किससे किया गया, 1 लेग, जो 1 या 2 लेग्स, जो 4 लेग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। तो उससे आपने दोनों को आपस में एक ही सेंटेंस में यूज़ कर लिया। इसके अलावा हैंड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है। वही जो हैंड्स होते हैं वो लाइव चीज़ों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आते हैं। तो दोनों का आपने क्या किया, रिलेट कर दिया। जब आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करके सेंटेंस पढ़ते हैं तो वो आप इसमें एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि when we describe non-living objects or things as if they had animal or human qualities and feelings, we personify them। तो जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या थिंग्स होते हैं जिसके अंदर एनिमल्स या ह्यूमन की क्वालिटीज़ या फीलिंग्स को ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। We transfer qualities or things usually associated with living beings to non-living things. They help us to picture things and objects more clearly in our imagination। तो ये जो इस तरीके के जो सेंटेंसेस बनते हैं ना, इससे एक इमेज जो होती है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है और जो इमेजिनेशन होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प किया जाता है। अब माउथ ऑफ द केव वॉज ब्लॉक्ड बाय द बिग स्टोन, जो गुफा का जो एंट्री वाला पोर्शन होता है जहाँ से एंट्री लेते हैं, तो वो क्या है, माउथ ऑफ केव। तो माउथ वर्ड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ किया जाता है और उसकी शेप कुछ ऐसी सी ही होती है ना, तो इसलिए जो केव होती है, गुफा का जो रास्ता होता है, उसको भी माउथ वर्ड से प्रिस्क्राइब कर दिया गया। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। पेंसिल स्क्रीच, स्क्रीच का मतलब होता है एक लाउड, एक रफ सा जो साउंड होता है, वॉइस निकलती है, उसे हम क्रीच कहते हैं। इसके बाद में कुछ और यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ मीनिंग इन ऑल दीज केसेस दैट हैज टेकन प्लेस लाइक दिस, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स को किस में कन्वर्ट करके नॉन लिविंग थिंग्स में समझा दिया। जैसे लेग ऑफ एनिमल हो गया लेग ऑफ टेबल, तो एनिमल क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, टेबल क्या आ गया, एक नॉन लिविंग थिंग हो गई। ऐसे यहाँ पे ही इज़ अ क्रूड पर्सन, और लिविंग थिंग में इसको, ये नॉन लिविंग थिंग में आपने लिया और इसको लिविंग थिंग में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो क्रूड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई रॉड या जो स्टिक होती है ना, काफ़ी हार्ड होती है, रफ सी और एक रिजिड शेप में होती है। तो ऐसे हम कई बार लोगों को भी डिस्क्राइब करते हैं, बहुत ही पत्थर दिल है या स्ट्रॉन्ग है, मीन्स कि किसी की फीलिंग्स या जल्दी से बाहर वाली चीज़ें उसको अट्रैक्ट नहीं करती या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट कम पड़ता है, तो उसे हम क्रूड पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनिमल टू ह्यूमन एंड वाइस वर्सा। आज इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, उसके लिए रियली वेरी सॉरी, बट अभी मेरे पास ऐसा सच कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं शोर को ना थोड़ा कम कर पाऊँ। वेल, आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, अपनी बुक्स पे, अपने सिलेबस पे, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबसे। नाउ यहाँ पे क्या है, एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू एनिमल, जब इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ रियल कैमिलियन, इसका मतलब क्या है, जैसे जो गिरगिट जो होता है, हिंदी में गिरगिट कहते हैं इसे, तो वो क्या होता है, उनका काम होता है कलर चेंज करना। तो ऐसे बहुत सारे जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनको हम रिलेट करते हैं कि ये रंग बदलने वाला है। रंग बदलने का मतलब ये नहीं कि उनका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, रंग बदलने का मतलब टीम या जो साइड जब चेंज कर देते हैं एकदम से, कभी किसी की साइड बोल रहे हैं, कभी किसी की साइड बोल रहे हैं, और जहां बेनिफिट हो रहा है उसकी साइड ज़्यादा बोल रहे हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो आप रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ अ रियल कैमेलियन। तो आपने यहाँ पे जो एनिमल और ह्यूमन है ना, दोनों को आपस में रिलेट करके समझाया हो। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि कैमेलियन क्या होता है, एक स्मॉल लेजर्ड होती है जो कि अपना कलर चेंज कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड कलर होता है उससे मैच करने के लिए और खुद को छुपाने के लिए एनिमी से। क्योंकि हर जो भगवान जी है ना, उन्होंने हमको सबको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमी से। अब ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास हाथ पैर है, दिमाग है, हम बहुत तरीके से उसको यूटिलाइज करके और एनिमीज से बच सकते हैं। वहीं जो एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय है या और जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स को सींग दे दिए जाते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो हर एक के पास ना कुछ ऐसे वेपन्स टाइप में बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स डाले जाते हैं जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन एनिमीज से कर पाएँ। वहीं पे जब कई बार जो मैन होता है, पर्सन, यहाँ पे मैन को डिफाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मेल को ही पॉइंट आउट करें, मेल फीमेल कोई भी, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को जब बोला जाता है कैमेलियन, तो इसका मतलब भी यही हो गया कि उसने अपना कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने का मतलब होता है अपना बिहेवियर या स्टेटमेंट उसको चेंज करना। तो ये एग्जाम्पल हो गया एनिमल टू ह्यूमन वाइस वर्सा में। इसके बाद में यहाँ पे कुछ आपको चेक योर प्रोग्रेस 4 में कुछ यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट से जो ये वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इनसे आपको इसके फिलअप्स को फिल करना है। तो 1 बाय 1 एक एक फिलअप को देखते हैं। फर्स्ट कहता है आई डैश क्लोज टू हर। क्लोज टू हर मतलब किसी के बहुत पास में होना। तो नेस्टल वर्ड यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है किसी के पास में होना, किसी के पास में रुक जाना, तो उसे हम नेस्टल कहते हैं। सेकेंड वन इज द बीस्ट इन अ मैन
may wake up if he has too much of money. अगर किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत वेल्थ है, बहुत ज़्यादा पैसा ही पैसा है उसके पास में, तो उस टाइम पे जो मैन है ना वो बीस्ट बन सकता है. बीस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बीस्ट एंड ब्यूटी आपने ये देखा होगा, कार्टून टाइप में है ये. तो इसमें क्या है, बीस्ट का मतलब क्या है, एक तरीके का आपके अंदर ना इंसानियत ख़त्म होना, इस तरीके से. तो उसे हम बीस्ट से डिफाइन करते हैं. ये चीज़ समझा रखिए. जिसके पास में बहुत पैसा होता है ना वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, सबको ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, सबको ऐसे ट्रीट करते हैं. तो ये एग्जांपल दे रखा है. सेकंड वन इज हिज फेस वॉज वर्थ इट इन स्माइल. तो इट का मतलब होता है कवर करना. जैसे कोई बहुत खुश है तो पूरा फेस खुशी से भरा हुआ है, कोई बहुत दुख है, सोरो है, उसे उदासी है तो उसका फेस बहुत सैड है. तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है. तो इसका मतलब क्या होता है, कवर करना. माई ऑटोबायोग्राफी इज रियली अ स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स. तो ये तो नॉर्मल वर्ड है, आप समझ जाएंगे. यूथ इज अ निम्बल एंड एज इज लेम. लेम का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे हिंदी में अगर कहते हैं तो इसको कहते हैं लंगड़ा हो जाना. मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रह जाना, बहुत टाइम जो है ना काम करने के तरीके या स्पीड में कमी आ जाना. तो एज एक ऐसा फैक्टर होता है जो इंसान को लंगड़ा बना देता है. और यूथ क्या होता है, एक लिम्बल होता है. निम्बल का मतलब होता है बहुत ही क्विक और लाइट मूवमेंट होती है. जैसे जो यूथ होते हैं, एक यंगस्टर्स होते हैं ना, उनमें लेजीनेस की अगर बात करें तो अलग चीज़ हो जाती है. अदरवाइज उनमें बहुत एक्टिवनेस होती है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी परफॉर्म कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एल्डर पीपल होते हैं उनके कंपैरिजन में. तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स. नेक्स्ट वन इज नेपोलियन द पिग वॉज ब्यूरिड. ब्यूरिड का मतलब होता है दफन करना. जो वर्ड्स क्लियर हैं, मीनिंग ईजी है, उसको मैं नहीं समझा रही हूँ. जो थोड़ा सा टफ है वो आपको समझा देती हूँ. शेडो का मतलब किसी की परछाई होता है. टेल का मतलब बताना हो गया. और स्वैलो का मतलब होता है निगलना. तो जो हंगरी रिवर रहती है ना वो सब चीज़ों को निगल जाती है अपने अंदर. तो वो चीज़ होती है स्वैलो की, किसी भी चीज़ को आप निगलते हुए चले गए. नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन. नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटेंशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन. तो जो एक्सटेंशन होता है इसका मतलब, एक्सटेंशन तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो वर्ड होता है या आपको कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ दे रखी हो उसके मीनिंग को जब एक्सटेंड कर दिया जाता है. सेंसरी परसेप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ स्मेल करी आपने, टच करी, टेस्ट करी, साउंड या साइट कोई चीज़ देखी. तो जब इस तरीके की चीज़ों की हम बात करते हैं तो वो आपका सेंसरी पोर्शन में आता है. टू एन ऑब्जेक्ट, फीलिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जनरली इन एसोसिएटेड विद दिस. अब आंसर इसमें एग्जाम्पल में देखिए, लैंग्वेज ऑफ द आइज़. जो आइज़ होती है ना उनकी लैंग्वेज. वैसे तो आइज़ की कोई अपनी लैंग्वेज नहीं होती, आंखों से कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन आपने कई बार एग्जाम्पल सुना होगा कि उसकी आंखों ने ही सब कुछ कह दिया. तो लैंग्वेज ऑफ आई का मतलब ये है कि कुछ बोले बिना आपने आइज़ से ही चीज़ों को समझ लिया हो. द स्पीच ऑफ द डार्क आइज़, कि कोई सैड है, परेशान है, खुश है. तो एक जब आप खुश होते हैं ना तो आइज़ में एक अलग सी शाइन होती है, एक चमक हो जाती है. तो ये चीज़ें यहाँ पे समझा रखी है कि आपने जो सेंसरी परसेप्शन है उसका यूज किया. द आइज़ आर जनरली यूज फॉर सीइंग. तो आइज़ का जो यूजुअली काम होता है वो देखने के पर्पज से होता है. ये कोई भी साउंड या स्पीच को प्रोड्यूस नहीं करती है. तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ. लेकिन फिर भी आपने लैंग्वेज ऑफ स्पीच में इसका यूज़ किया एक्सप्रेशन के लिए, कि किसी चीज़ को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वर्ड्स को बिना बोले, या आप बहुत कुछ समझा पा रहे हैं. तो ये चीज़ें आपकी सेंसरी परसेप्शन में आती हैं. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे ही दे रखे हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल में इसी फॉर्म में इसको दे रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है. जैसे एक क्वेश्चन ये दिखाती हूँ आपको. दैट क्वेश्चन टच्ड हर हार्ट समवेयर. अब जो हार्ट है ना उसको ऐसे तो टच नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बातें होती है, कुछ क्वेश्चंस है, कोई चीज़ ऐसी होती है जब आप बोलते हैं कि इसने आपके दिल को छू लिया हो. तो ये नहीं है ना कि उसने जाके आपके हाथ लगाया हो या आपको टच करा हो, फिजिकली आपको टच करा हो. तो यहाँ पे जब आप सेंस की फॉर्म में बात करते हैं ना तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं. इसके अलावा हिज क्लोथ्स आर जनरली ऑफ अ लाउड कलर. तो बहुत ज़्यादा डार्क या ब्राइट कलर, जो भड़कीले कलर होते हैं ना वो पहनते हैं, तब आप ये स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. तो यही आपको एग्जांपल दे रखे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एक्सटेंशन बाय मैग्निफिकेशन. तो यहाँ पे क्या चीज है, ऑफन राइटर्स यूज वर्ड्स एसोसिएटेड विद द ग्रैंड और सबलाइम आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स टू द ऑर्डिनरीज आइडियाज और ऑब्जेक्ट. दिस इफेक्ट इज वन ऑफ ह्यूमर और लाइट हार्टनेस. इट ऑल्सो हेल्प्स टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई अडोर आइसक्रीम. जो अडोर वर्ड होता है ना इसका मतलब कोई बहुत पसंद है, अडोरेबल है, इस तरीके से. अब इसका रिलेशन किससे किया गया,
आइसक्रीम से रिलेट इसको किया गया। तो यहाँ पे आप मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि वन में अडोर अ पर्सन, कोई किसी इंसान को मतलब बोल सकता है कि वो उसे अच्छा लगता है, किसी भगवान जी की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो चीज़ अडोर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में अडोर वर्ड का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे आइसक्रीम के लिए इसको यूज़ किया गया है। शोज अ ग्रेट लाइकिंग आई हैव फॉर आइसक्रीम। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ लाइट हार्टेड ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसके अलावा ये काफ़ी जो लाइट हार्टेड ट्रीटमेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसको इसमें रिलेट करके आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ आपको 5 पार्ट्स मैंने समझाए थे और ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद में हम आगे करेंगे नेक्स्ट जो यूनिट 2 है वो मैं आपको करवाऊंगी। यूनिट 2 देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट, कहाँ है यूनिट 2, वेट अ मिनट, ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो गया ना। ये देखिए, ये है यूनिट 2 एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। इसमें से हम फ्रेजल वर्ब को पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, बाकी के पॉइंट्स नाउन एडवर्ब्स वगैरह फिर भी आपको थोड़े बहुत आते होंगे। और जब ये बुक का जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव पोर्शन मुझे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये कंप्लीट जब हो जाएंगी तो उसके बाद में मेरे पास इसके 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी मैं अपलोड कर दूंगी कि अगर आपसे पूरी बुक नहीं पढ़ी जा रही है तो एटलीस्ट उनको आप पढ़कर जाएँ, आपको आइडिया लगे कि पेपर में ये चीज़ें आ सकती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको यूनिट 2 और 3 इसकी कंप्लीट करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।